Good evening, everyone. My name is Rohit Singh. I am your SST teacher. I have started a new revision series for upcoming board examination. SST, we are going to study history, chapter 2, nationalism in India. I have already given 2 videos on the non-cooperation movement and we are studying the towards civil disobedience movement. So today we are going to study Salt March, Dandi March and the civil disobedience movement. Topic is. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग. सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस. तो सवाल यहां से आता है आपका बोर्ड एग्जाम में कि व्हाई गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल दैट कैन यूनाइट द होल नेशन. यानी गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना पूरे देश को यूनाइट करने के लिए एक पावरफुल सिंबल के रूप में. हमने आपको बताया था कल के क्लासेस में कि गांधी जी चौरी चौरा घटना के तुरंत बाद 10 मार्च 1922 को उनको अरेस्ट कर लिया गया था. 6 साल की उनकी सजा हुई थी. हालांकि वो 6 साल जेल में नहीं रहे थे, बाहर आ गए थे. लेकिन गांधी जी जैसे ही बाहर आए उन्होंने सॉल्ट मार्च, उसके कुछ सालों के बाद सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया. तो सवाल ये आता है कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही यानी नमक को ही क्यों चुना एज अ पावरफुल सिंबल. तो चलिए शुरू करते हैं उसका आंसर फटाफट. पहला चीज, नमक एक ऐसा चीज है जो कि रिच हो या पुअर हो, दोनों बराबर उसका इस्तेमाल करते हैं. यानी सॉल्ट इज यूज्ड अलाइक बाय रिच और पुअर, एक बराबर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे. एक एग्जांपल से हम आपको बताएंगे. रिच, भारत में तो बहुत सारे रिच हैं. अभी तो अडानी का मामला है, आप लोग जान ही रहे हैं. तो चलिए एग्जांपल में भी ले लेते हैं अडानी या अंबानी. ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है तो 10 किलो नमक खाएंगे या 1000 किलो नमक सब्जी में डाल के खाएंगे, ऐसा नहीं है. या गरीब इंसान, ऐसा नहीं है कि उसको नमक मिलेगा ही नहीं. गरीब हो अमीर हो चाहे जैसे भी लोग हो, नमक उनको उतना ही खाना है, स्वादानुसार जिसको कहा जाता है. यानी जितनी आवश्यकता है नमक उतना ही खाएंगे. इसीलिए गांधी जी ने इसको एज अ पावरफुल सिंबल देखा. चाहे वो किसी भी रिलीजन का इंसान हो, कोई भी कल्चर का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए नमक एक बराबर ट्रीट करता है. यानी नमक सबके लिए बराबर है. ठीक है. तो पहला पॉइंट आप लोग यही लिखेंगे कि रिच और पुअर सबके लिए नमक जो है वो एक जैसा है. यही लिखना है आप लोगों को. सेकेंड पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है इसी सिलसिले में कि सॉल्ट जो है एक इसेंशियल आइटम है. इसेंशियल आइटम उसको कहा जाता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते. एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके खाने में नमक नहीं है, सॉल्ट नहीं डाला गया है आपके खाने में, टूथपेस्ट में नहीं, खाने में नमक नहीं है मान लीजिए, क्या आप खाना खाएंगे? नहीं. चिल्लाने लगते हैं कि मम्मी देखो खाने में नमक कम है, थोड़ा ऊपर से दे दो. खाना बेस्वाद सा हो जाता है. यानी बिना नमक का जो हमारा फूड है, भोजन है, वो बेस्वाद हो जाता है. तो नमक एक इसेंशियल आइटम है. इसेंशियल आइटम इसको इसलिए भी कहते हैं, चाहे नमक का दाम 10 रुपए किलो हो, 20 रुपए किलो हो या 1000 रुपए किलो हो, खरीदना सबको पड़ेगा. क्योंकि नमक के बिना खाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको इसेंशियल आइटम में रखा जाता है. तो गांधी जी ने देखा कि नमक एक इसेंशियल आइटम है, इसलिए भी उन्होंने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल के रूप में देखा. और तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं एकदम आसानी से कि सॉल्ट बनाने को लेकर के, यानी सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी इंडिया में. यानी इंडिया में नमक सिर्फ अंग्रेज ही बना सकते थे, उनके अलावा कोई और नहीं बना सकता था. ऐसा रूल था, ऐसा लॉ बनाया था अंग्रेजों ने, और इसका अंग्रेज फायदा भी उठाते थे. नमक पर टैक्स, सोच सकते हो, नमक एक गरीब से गरीब इंसान भी खाता है और अंग्रेज उसका भी फायदा उठाते थे कि नमक है तो खाएगा वो, इसलिए उसका टैक्स क्या कर दिया था, उन्होंने बढ़ा दिया था. ये ब्रिटिशर्स का ऑपरेसिव नीति यानी दमनकारी नीति को दर्शाता है. वो कितने, उनका सोच कितना नीचे था कह सकते हैं हम लोग, ये दर्शाता है. तो 3 पॉइंट. गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों देखा एज अ पावरफुल, क्योंकि सॉल्ट जो है रिच एंड पुअर एक जैसा इस्तेमाल करते हैं. सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, सॉल्ट एक इसेंशियल कमोडिटी, एक इसेंशियल आइटम है. तीसरा पॉइंट कि ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए उनका एक ऑपरेसिव, उनका जो टैक्सेशन पॉलिसी था सॉल्ट पे, ऑपरेसिव पॉलिसी था, ये शो करता है. तो चलिए हम लोगों ने ये देख लिया गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों चुना. अब हम लोग देखेंगे सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. गांधी जी सॉल्ट मार्च या हम कह सकते हैं दांडी मार्च, दोनों एक ही चीज है. ठीक है ना. चलो शुरू करते हैं हम लोग भी दांडी यात्रा. गांधी जी के साथ साथ चलते हैं उस समय फ्लैशबैक में. तो देखिए इसके पीछे कहानी है. गांधी जी ने एक लेटर लिखा 11 डिमांड्स के साथ. उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने लेटर लिखा. उस लेटर में 11 डिमांड्स थे. गांधी जी को ये पता था कि वो मानेगा नहीं मेरी बात, लेकिन फिर भी गांधी जी ने एक भूमिका बनाया, क्योंकि अब लॉन्च करना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में. गांधी जी ने डिमांड्स लिखा. लॉर्ड इरविन भी वही जो गांधी जी ने सोचा था वही हुआ. लॉर्ड इरविन इंडिया का वायसराय, भाई इतना बड़ा पद उसको मिला हुआ है, पूरा इंडिया संभाला. वो गांधी जी कौन है उसके लिए? कोई नहीं थे. लेटर उसको मिला, उसने ध्यान ही नहीं दिया. उसको लगा कौन लेटर, कहां का लेटर, रखो इधर किनारे. ठीक है ना. लेकिन उस लेटर में गांधी जी ने यह भी लिखा था कि हम आपको समय देते हैं. अल्टीमेटम दिया था गांधी जी लॉर्ड इरविन को कि अगर आप, लेटर लिखा कब गया था याद रखना, 31 जनवरी 1930 को,
31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लेटर दिया और उसमें अल्टीमेटम दिया था लॉर्ड इरविन को कि अगर आप ये मेरे 11 डिमांड 11 मार्च 1930 तक नहीं अगर आपने पूरा किया तब हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ठीक है, गांधी जी ने कह दिया, पहले ही कह दिया, एक अल्टीमेटम पहली बार भारत के किसी लीडर ने ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम दिया था। ठीक है, लेकिन लॉर्ड इरविन ने किसी भी प्रकार का कोई नेगोशिएशन नहीं किया, कोई बातचीत नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया इस बारे में। धीरे धीरे समय बीता, 11 मार्च जो अल्टीमेटम का टाइम पीरियड दिया गया था वो बीता। जैसे ही वो दिन बीता, गांधी जी ने अगले दिन से प्री प्लान था सब कुछ, दांडी मार्च शुरू कर दिया, या कह सकते हैं सॉल्ट मार्च को, नमक यात्रा, दांडी यात्रा शुरू कर दिया गांधी जी ने। तो अब ध्यान देने की बात है तुम लोगों को बोर्ड में जो आता है कि आखिर ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट कहां से हुआ था। तो गांधी जी का ही आश्रम था अहमदाबाद के पास, जिसका नाम है अभी भी है साबरमती आश्रम। वहां से यात्रा शुरू हुई और पहुंचना कहां था देख सकते हैं आप लोग। डेस्टिनेशन जो था वो कहां था, दांडी, क्योंकि यात्रा ही था दांडी। साबरमती आश्रम स्टार्टिंग प्लेस और पहुंचेंगे कहां हम, दांडी। शुरुआत कब हुआ, 12 मार्च। क्यों, क्योंकि 11 मार्च तक का ही समय दिया था गांधी जी ने इरविन को। ये पूरा कहानी याद रखना, पूरा एकदम कनेक्ट करके चलना है। 12 मार्च को दांडी मार्च स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग प्लेस साबरमती आश्रम एंड डेस्टिनेशन दांडी। ठीक है ना। और ये जो एंड हुआ सॉल्ट मार्च का, आखिर कितने दिनों तक चला, कितना दूरी था, चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। साबरमती आश्रम, चलिए मैप बना देते हैं इंडिया का, आप लोगों को और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस जगह पर है अहमदाबाद साबरमती आश्रम, और यहां पे आपको लोकेट करना है, मैप में भी आता है दांडी, जो कि गुजरात में है। छोटा मैप मैंने बनाया है, आप लोग समझ लेंगे। ये यात्रा यहां से यहां तक होने वाली थी। ये साबरमती आश्रम से दांडी की जो डिस्टेंस थी वो 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर नहीं, 240 माइल्स, 240 माइल्स। ठीक है, ध्यान देना। गांधी जी को ये यात्रा करना था पैदल चलना था, कोई गाड़ी नहीं थी। और ये 240 मील का जो दूरी था, गांधी जी ने कहा था कि हम एक दिन में 10 मील चलेंगे। यानी आप लोग मैथ पढ़े ही हो, एक दिन में 10 मील, तो 24 दिन में ये दूरी कंप्लीट हो जा रही थी, 240 माइल। यानी अगर कोई, ध्यान देना, 12 मार्च में अगर तुमको याद रहेगा और ये डिस्टेंस याद रहेगा तो तुम लोग डेट जोड़ सकते हो कि किस दिन ये यात्रा खत्म हुआ था। तो 24 दिन के बाद यानी 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च जो है वो समाप्त होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो 24 दिन तक ये यात्रा चली, एक दिन में 10 मील चलते थे। और गांधी जी अकेले थे क्या, नहीं, गांधी जी के साथ, यानी ये हो गए हमारे महात्मा गांधी, और इनके साथ प्लस 78 वॉलंटियर्स थे। इनके वॉलंटियर्स यानी कि इनके सहयोगी थे, गांधी जी के ट्रस्टेड थे, जिस पर गांधी जी विश्वास करते थे। पैदल गांधी जी का बहुत तेज चलने का आदत था, बहुत तेजी से चलते थे, एक दिन में 10 मील चल जाते थे लोग। तो महात्मा गांधी प्लस 78 वॉलंटियर्स। ऐसा भी सवाल आ सकता है कितने लोग थे आपके एनसीईआरटी में। गांधी जी को लेके 79 हो गए और गांधी जी को छोड़ करके 78। ये जरूर आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ये यात्रा कितने दिन, डेट्स जरूर याद रखना। 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा कंप्लीट हुआ। तो देखिए 6 अप्रैल को 2 चीजें हुई। गांधी जी दांडी पहुंचे, दांडी यात्रा कंप्लीट हुआ उस दिन, और गांधी जी वहां पर कानून तोड़े, क्योंकि हमने ये देखा है कि नमक बनाने का कानून जो है वो किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था। और गांधी जी दांडी पहुंच करके वो कानून तोड़ रहे थे, और यही कहलाता है सविनय अवज्ञा। यानी एंड ऑफ सॉल्ट मार्च एंड स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस दोनों एक ही दिन हुआ था, इसलिए ये दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी जैसे ही दांडी पहुंचे, नमक पानी लिया समुद्र का, समुद्र के पानी में आप लोग जानते हैं कि नमक होता है। उस पानी को गर्म किया गया, खौलाया गया, और बीच में नीचे क्या बच जाएगा, नमक। ठीक है ना, समुद्र का पानी लेकर के गर्म करोगे, खौलाओगे तो नीचे नमक बन जाएगा। यानी गांधी जी ने नमक बना दिया। यानी ब्रिटिशर्स का जो चला हुआ रूल था, मोनोपोली था, वो गांधी जी ने तोड़ दिया। ठीक है ना, गांधी जी अकेले नहीं तोड़े थे, अभी आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। देश भर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था उस दिन। यानी एंड ऑफ सॉल्ट मार्च और स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस दोनों एक ही दिन हुआ था, 6 अप्रैल 1930। ये डेट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, पूरे देश भर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलने लगा। गांधी जी ने संभाला कहां पे, दांडी में। दांडी में मूवमेंट को, या कह सकते हैं इस रीजन में, गुजरात रीजन में महात्मा गांधी चला रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साउथ इंडिया में चला रहे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। महाराष्ट्र में संभाली हुई थी सरोजिनी नायडू। यहां पर यूपी में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिहार में राजेंद्र प्रसाद, और जम्मू एंड कश्मीर में थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका नाम आपके बुक में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देश भर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चला था।
सब लोग कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स पूरे देश भर में कानून को तोड़ रहे थे और पूरी तरह से एकदम सविनय अवज्ञा चल रहा था पूरे देश में, एकदम अच्छे से चल रहा था। आपके बुक में लिखा हुआ है गवर्नमेंट का रिएक्शन, आखिर सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो गया तो इरविन जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट करेगी, ब्रिटिश सरकार कुछ ना कुछ करेगी। तो हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया आप लोग देखिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर, फ्रंटियर का मतलब होता है सीमांत गांधी, हिंदी में उनको कहा जाता है। इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी और हिंदी में सीमांत गांधी, यानी यहां पर भारत का सीमा अंत होता है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो है गांधी जी के बहुत बड़े डिसिपल थे। गांधी जी का इनमें कह सकते हैं गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे और बहुत ही बड़े लीडर थे कांग्रेस के खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो बागडोर था ये बहुत अच्छे तरीके से संभाले हुए थे जम्मू कश्मीर में। इनको अरेस्ट कर लिया गवर्नमेंट ने। कब? अप्रैल में ही 1930, यानी जिस महीने में स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसी महीने में स्टार्टिंग के तुरंत बाद अरेस्ट कर लिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इनको फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है और गांधी जी के ये विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम याद रखिएगा। देश भर में वायलेंट क्लैशेस होने लगा पुलिस और लोगों के बीच में, हमारे देश के लोगों और ब्रिटिश पुलिस के बीच में झगड़े होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। और कल ही आपको बताए थे कि जहां वायलेंस होता है वहां गवर्नमेंट को फ्री हैंड मिल जाता है किसी को भी मारने और पीटने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है। और गवर्नमेंट के आगे अगर आप वायलेंस करिएगा तो कितना दिन टिकिएगा? ज्यादा दिन नहीं टिकिएगा, गवर्नमेंट तुरंत उसको सप्रेस कर देती है। और जैसे ही वायलेंस आया, गवर्नमेंट का ब्रूटल रिप्रेशन हुआ, यानी पटक पटक के मारा, सबको भयंकर मारा, जेल में डाला। और इसके चलते क्या हुआ, 1 लाख लोग इंडिया के, हमारे देश के 1 लाख लोगों को अंग्रेजों ने अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया। ये उसी समय की बात है, 1930 की बात है। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया 1 महीने के बाद, यानी मई में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट होने के तुरंत बाद सोलापुर महाराष्ट्र में वायलेंस हो गया, जबरदस्त हिंसा भड़का। क्योंकि महाराष्ट्र को हमने बताया कि यहाँ पर सरोजनी नायडू जो है वो बागडोर संभाली हुई थी महाराष्ट्र में सिविल डिसोबीडियंस का। इन्होंने भीड़ इकट्ठा किया था बहुत सारा और लीक हो गया, पहले ही पता चल गया ब्रिटिशर्स को कि ये भीड़ इकट्ठा होने वाला है। भीड़ ने हिंसा किया गांधी जी के अरेस्ट के बाद। और इसके बाद क्या होता है, गांधी जी, हिंसा हुआ तो अब गांधी जी क्या करेंगे आप लोग खुद बता दीजिए। कॉल ऑफ कर लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, यानी गांधी जी ने वापस ले लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी को भी कह सकते हैं, लॉर्ड इरविन जो है उन्होंने गांधी जी को बोला कि हम तैयार हैं आपकी बात को मानने के लिए। और गांधी जी को कन्विंस कर लिया लॉर्ड इरविन। और इसी कन्विंसन जो किया उसने गांधी जी को, इसी को कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी इरविन पैक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।